हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ अर्थात पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ अर्थात पर्यावरण विधि विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अध्ययन भी हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में प्रारंभ किया जा चुका है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत कुल 8 अध्याय और 64 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक और धारा 1 से लेकर धारा 50 तक अध्ययन किया जा चुका है और हमारे द्वारा अध्याय 8, जिसका शीर्षक है प्रकीर्णन, का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। अध्याय 8, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 64 तक है, को हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग धारा 51 से लेकर धारा 57 तक, दूसरा भाग धारा 58 से लेकर धारा 64 तक, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में धारा 51 से लेकर धारा 57 तक अर्थात भाग 1 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम भाग 2 अर्थात धारा 58 से लेकर धारा 64 तक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब है भाग 2, धारा 58 से लेकर धारा 64 के अंतर्गत सबसे पहले धारा 58 सेक्शन 58 अधिकारिता का वर्जन। इसके अनुसार किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले की बाबत कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया गया है और इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी कोई आदेश नहीं देगा। अर्थात इस धारा में सिविल न्यायालय को इस बात के लिए वर्जित किया गया है कि वह उन वाद या कार्रवाई को ग्रहण नहीं करे जो इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अपील प्राधिकारी को दी गई है। इसी प्रकार उन कार्रवाइयों पर कोई आदेश भी सिविल न्यायालय नहीं देगा जिन्हें अपील प्राधिकारी को देने के लिए सशक्त किया गया है। अब है धारा 59 या सेक्शन 59, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसके अनुसार कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आश्रित हो, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। अर्थात इस धारा में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों को सद्भावपूर्वक क्रियान्वित करने पर सरकार या सरकार का कोई अधिकारी, बोर्ड का कोई सदस्य या बोर्ड के अधिकारी के विरुद्ध
कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकेगी और इस धारा का आधार यह है कि उपरोक्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्रतापूर्वक एवं निष्पक्षता से निर्भीक होकर कर सके और इस धारा में प्रयुक्त सद्भावपूर्वक शब्द की परिभाषा जो आईपीसी 1860 की धारा 52 में दी गई है, जिसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई तब कही जाती है जब वह सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई हो। इस परिभाषा के आधार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया है तो उस कार्य से किसी को क्षति होने पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अब है धारा 60 सेक्शन 60 अध्यारोही प्रभाव ओवरराइडिंग इफेक्ट्स। इसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अर्थात इस धारा में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यदि अन्य अधिनियमित विधियों में इस अधिनियम से असंगत कोई बात है तो भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अब है धारा 61 केंद्रीय सरकार की केंद्रीय बोर्ड और संयुक्त बोर्डों को अधिष्ठित करने की शक्ति। सेक्शन 61 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसेड द सेंट्रल बोर्ड एंड जॉइंट बोर्ड्स। धारा 61 की उपधारा 1 के अनुसार यदि किसी समय केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि केंद्रीय बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को अधिरोपित कर्तव्यों के पालन के बारे में बार बार व्यतिक्रम किया है या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड को 1 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए अधिष्ठित कर सकेगी। परंतु खंड क में उल्लेखित कारणों के लिए इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड को यह हेतु दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी कि क्यों उसे अधिष्ठित न किया जाए और यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर यदि कोई हो तो विचार करेगी। उपधारा 2 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड या किसी संयुक्त बोर्ड को अधिष्ठित करने वाली उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर अधिष्ठित की तारीख से सभी सदस्य उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे। ऐसी सभी शक्तियां कृत्य और कर्तव्य जो इस अधिनियम के द्वारा उसके अधीन केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड के द्वारा प्रयोग पालन या निर्वहन किए जा सकते हैं यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड की उपधारा 3 के अधीन पुनर्गठित नहीं किया जा सकता तब तक ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग पालन या निर्वहन किए जाएंगे जिसे या जिन्हें केंद्रीय सरकार निर्देश दे गए केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड के स्वामित्वाधीन या
उसके नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति जब तक यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड को उपधारा 3 के अधीन पुनर्गठित नहीं किया जाता है, केंद्रीय सरकार में निहित होगी। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित की अवधि की समाप्ति पर केंद्र सरकार का अतिष्ठित की कालावधि को 6 माह से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे, या ख यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या ऐसे संयुक्त बोर्ड को यथास्थिति नए नाम निर्देशन या नियुक्ति के द्वारा पुनर्गठित कर सकेगी, और ऐसी दशा में वह व्यक्ति जिसने उपधारा 2 के खंड क के अधीन अपना पद रिक्त किया है, नाम निर्देशन या नियुक्ति के लिए अनर्हित या अयोग्य नहीं समझा जाएगा, परंतु केंद्र सरकार अतिस्थिति की कालावधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय, चाहे वह कालावधि उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट हो या इस उपधारा क के अधीन जैसी बढ़ाई गई हो, उपधारा के खंड ख के अधीन कार्रवाई कर सकती है। अब है धारा 62 सेक्शन 62 राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को अधिष्ठित करने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरसेड स्टेट बोर्ड। जिस प्रकार धारा 61 में केंद्र सरकार की केंद्रीय बोर्ड को अधिष्ठित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार धारा 62 के अंतर्गत राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को अधिष्ठित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य बोर्ड ने इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपने अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार बार व्यतिक्रम किया है, या ख ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें ऐसा कानून लोकहित में आवश्यक है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य बोर्ड को 1 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए अधिष्ठित कर सकेगी, परंतु खंड क में उल्लेखित कारणों के आधार पर इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य सरकार राज्य बोर्ड को इस हेतु दर्शित करने के लिए कारण दर्शित करने के लिए समुचित अवसर देगी कि क्यों उसे अधिष्ठित न किया जाए, और राज्य बोर्ड के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर यदि कोई हो विचार करेगी। उपधारा 2 के अनुसार राज्य बोर्ड को अधिष्ठित करने वाली उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर धारा 61 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध राज्य बोर्ड की अधिष्ठित के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे केंद्रीय सरकार या संयुक्त बोर्ड की अधिष्ठित के संबंध में लागू होते हैं। अब है धारा 63 सेक्शन 63 केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट विषयों के बाबत नियम केंद्रीय बोर्ड के गठन के साथ साथ बना सकेगी, परंतु जब केंद्रीय बोर्ड गठित कर दिया गया हो तब उस बोर्ड से परामर्श किए बिना ऐसा कोई नियम न तो बनाया जाएगा और न ही परिवर्तित, संशोधित या निश्चित किया जाएगा। उपधारा 2 के अनुसार विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की
व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेंगे। अर्थात धारा 5 की उपधारा 8 के अधीन केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न सदस्य की सेवा के निर्बंधन और शर्तों के संबंध में, या वे अंतराल तथा वे समय और स्थान जिन या जिस पर केंद्रीय बोर्ड के या इस अधिनियम के अधीन गठित उसकी किसी समिति के अधिवेशन किए जाएंगे तथा ऐसे अधिवेशनों पर अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत धारा 8 के अधीन और धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन कामकाज करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति भी है के संबंध में, या केंद्रीय बोर्ड की किसी समिति के ऐसे सदस्यों को जो धारा 9 की उपधारा 3 के अधीन बोर्ड के सदस्य न हो, संदत की जाने वाली फीस और भत्तों के संबंध में, या वह रीति जिससे वे प्रयोजन जिनके लिए धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय बोर्ड के साथ व्यक्ति सहयुक्त किए जा सकेंगे और ऐसे व्यक्तियों को संदेह फीस और भत्ते के संबंध में, या धारा 5 की उपधारा 9 और धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की सेवा के निर्बंधन और शर्तों के संबंध में, या वे शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा 4 के अधीन केंद्रीय बोर्ड का परामर्शी इंजीनियर नियुक्त किया जा सकेगा के संबंध में, या केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कृत्यों के संबंध में, या धारा 21 में विनिर्दिष्ट सूचना के प्रारूप के संबंध में, या धारा 22 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय बोर्ड विश्लेषक की रिपोर्ट या प्रारूप के संबंध में, या धारा 22 की उपधारा 3 के अधीन सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट या प्रारूप के संबंध में, या वह प्रारूप जिसमें वह समय जिसके भीतर केंद्रीय बोर्ड का बजट धारा 38 के अधीन तैयार किया जा सकेगा और केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा सकेगा के संबंध में, या वह प्रारूप जिसमें केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट धारा 39 के अधीन तैयार की जा सकेगी के संबंध में, या वह प्रारूप जिसमें केंद्रीय बोर्ड के लेखे धारा 40 की उपधारा 1 के अधीन रखे जा सकेंगे के संबंध में, या वह रीति जिसमें धारा 49 या सेक्शन 49 के अधीन परिवाद करने के आशय की सूचना केंद्रीय बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को दी जाएगी के संबंध में, या केंद्रीय बोर्ड से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उस बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य भी हैं के संबंध में, या अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए के संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात धारा 63 के अधीन केंद्रीय सरकार उपरोक्त नियम बना सकेगी। धारा 63 की उपधारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद
के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है धारा 64 सेक्शन 64 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। जिस प्रकार धारा 63 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार धारा 64 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियों के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 64 की उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उन विषयों की बाबत जो धारा 63 की परिधि में नहीं आते हैं, नियम राज्य बोर्ड के गठन के साथ साथ बना सकेगी। परंतु जब राज्य बोर्ड को गठित कर दिया गया हो, तब ऐसा कोई नियम उस बोर्ड से परामर्श के बिना न तो बनाया जाएगा और न ही परिवर्तित, संशोधित या निश्चित किया जाएगा। उपधारा 2 के अनुसार विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात धारा 5 की उपधारा 8 के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों के संबंध में, या इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के या उस बोर्ड की किसी समिति के अधिवेशन का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों पर अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत धारा 8 के अधीन और धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन कामकाज करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है के संबंध में, या राज्य बोर्ड की किसी समिति के ऐसे सदस्यों को जो धारा 9 की उपधारा 3 के अधीन बोर्ड के सदस्य न हो संदत्त की जाने वाली फीस और भत्तों के संबंध में, या वे रीति जिससे वे प्रयोजन जिनके लिए धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन राज्य बोर्ड के साथ व्यक्ति सहयुक्त किए जा सकेंगे और ऐसे व्यक्तियों को संदेह, फीस और भत्ते के संबंध में, या धारा 5 की उपधारा 9 और धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तों के संबंध में, या वे शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा 4 के अधीन राज्य बोर्ड का परामर्शी इंजीनियर नियुक्त किया जा सकेगा के संबंध में, या राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्य के संबंध में, या धारा 21 में निर्दिष्ट सूचना के प्रारूप के संबंध में, या धारा 22 की उपधारा 1 के अधीन राज्य बोर्ड विश्लेषक की रिपोर्ट या प्रारूप के संबंध में, या धारा 22 की उपधारा 3 के अधीन सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट या प्रारूप के संबंध में, या धारा 25(2) के अधीन राज्य बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन का प्रारूप और विशिष्टियां जो उसमें अंतर्विष्ट की जाए के संबंध में, या वह रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा 3 के अधीन जांच राज्य बोर्ड की सहमति अभिप्राप्त करने के लिए किसी आवेदन की बाबत
की जा सकेगी और वे विषय जिन पर सहमति देते या इनकार करते समय विचार किया जाएगा के संबंध में, या वह प्रारूप और रीति जिसमें अपील फाइल की जा सकेगी, ऐसी अपीलों के बाबत संदेह फीस और धारा 28(3) के अधीन अपील 28(3) के अधीन अपीलों के निपटाने में अपील प्राधिकरण द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में, या वह प्रारूप जिसमें वह समय जिसके भीतर राज्य बोर्ड के बजट को तैयार किया जा सकेगा और राज्य सरकार को धारा 38 के अधीन अग्रेसित किया जा सकेगा के संबंध में, या वह प्रारूप जिसमें राज्य बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट धारा 39 के अधीन तैयार की जा सकेगी के संबंध में, या वह प्रारूप जिसमें राज्य बोर्ड के लेखे धारा 40 की उपधारा 1 के अधीन रखे जा सकेंगे के संबंध में, या वह रीति जिसमें धारा 49 के अधीन परिवाद करने की आशय की सूचना राज्य बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत इस हेतु निमित्त अधिकारी को दी जाएगी के संबंध में, या कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए, इस धारा में राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य बोर्ड से परामर्श कर विभिन्न विषयों पर नियम बना सके। इस प्रकार आज हमारे द्वारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतिम अध्याय अध्याय 8, जिसका शीर्षक है प्रकीर्ण मिसलेनियस, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 64 तक है और जिसे हमारे द्वारा सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग धारा 51 से लेकर धारा 57 और धारा 58 से लेकर धारा 64। इसके अंतर्गत आज हमारे द्वारा भाग 2 धारा 58 से लेकर धारा 64 तक विस्तृत चर्चा की गई और इस प्रकार जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अध्ययन आज हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया गया। अर्थात हमारे द्वारा इस अधिनियम के 8 अध्याय और कुल धारा 1 से लेकर 64 तक का अध्ययन या विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।